हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग CHSL की इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज है हमारा सेट नंबर 35। आज का पेपर भी 21 मार्च का है और ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसके पहले हम लोग 34 सेट लगा चुके हैं। अच्छा, अब बचा कितना है? आज वाला करने के बाद 35 के बाद हमारे पास एक सेट और बचेगा, वो ही कौन सा? फोर्थ शिफ्ट वाला। उसके बाद CHSL का भी ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म। ठीक, इसके बाद हम शुरू करेंगे जो अभी मई जून में MTS का पेपर हुआ था वो कराएंगे और CGL और CHSL का मेंस कराएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को अभी CHSL तो अगस्त में है, जून ये CGL चल ही रहा है, ठीक है, MTS उसके बाद में है, तो सब जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पर्याप्त मटेरियल हम अवेलेबल करा देंगे विद PDF। ठीक है, हाँ, इसका भी PDF जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका भी PDF इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑफ PDF अटैच किया गया है। आप यहाँ से चले जाइए टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल में आप मेंबर बन जाइए, आ जाइए हमारे साथ में जुड़ जाइए, अभी उसके सदस्य बन जाइए हमारी फैमिली के। बस आपको रोज़ रोज़ मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला ही क्वेश्चन क्या है? कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है? तो हमको पहली लाइन में आई वॉज रिसेंटली एट अ लिटरेरी गलत हो गया। ये लिटरेरी में RARY होगा और फेस्टिवल में FEST होता है, तो ये दो वर्ड इसमें गलत निकल गए। देखो आई वॉज रिसेंटली, देखो रिसेंटली गलत हो गया, रिसेंटली में RECENTLY होना चाहिए था। बाकी आगे बढ़ो ना बढ़ो कोई मतलब नहीं। ये देखो लिटरेरी की स्पेलिंग सही है, LITERARY और फेस्टिवल में FESTIVAL, ये दोनों सही है। ठीक है, अब देखो तीसरे में भी कुछ मिलता है सही कि गड़बड़ी मिलता है? आई वॉज रिसेंटली भी सही है, एट अ लिटरेरी भी सही है और फेस्टिवल भी सही है, तो ये फिलहाल ठीक निकलेगा। और चौथे में क्या गलत हो जाएगा? देखो लिटरेरी यहाँ पे गलत हो गया, LITER होना चाहिए, तो लिटरेरी की स्पेलिंग यहाँ गलत है। तीसरा वाला ही है जो एकदम से करेक्ट है। आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो रीअरेंजमेंट आ गया। रीअरेंजमेंट में देखो, पढ़ के देखो, लिखा है एप्लीकेशन के बाद लिख दिया व्हिच कैन आल्सो बी यूज्ड टू लॉग कंप्लेंट्स। कोई एप्लीकेशन है अब जिसको कि कह रहे हैं कि कंप्लेन लॉग करने के लिए भी खोला जा सकता है, यूज किया जा सकता है। अब कंप्लेन अबाउट, अब यही आ जाए ना किसके बारे में कंप्लेन करनी है, तो अबाउट ये अधूरा लग रहा है। चलो आगे देखते हैं। लिटरिंग आर कॉज्ड बाय द एनिमल्स। लिटरिंग का मतलब क्या होता है? जो जानवर होते हैं, जैसे मान लो कुत्ता है तो उसके एक साथ में 4-5 बच्चे होते हैं तो उसको लिटर कहते हैं। ठीक है, लिटरिंग के बारे में कंप्लेन, हाँ यही कर सकते हो ना, अबाउट लिटरिंग या कॉज्ड बाय एनिमल। वो कंप्लेंट्स, वो परेशानियां जो लिटरिंग से हो रही हैं या एनिमल की वजह से हो रही हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, अधिकारियों ने ऐसा बताया। तो अभी तो हम देखते हैं ये कैसा एप्लीकेशन है, ऐसी कोई जानकारी ही नहीं मिली। आगे कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड विद द लोकल अथॉरिटी, अब भी कम नहीं बन रहा है। रजिस्टर्ड विद द लोकल अथॉरिटी थ्रू अ मोबाइल फ़ोन, मतलब लोकल अथॉरिटी के साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। आगे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द रेजिडेंट्स ऑफ नोएडा के जो रेजिडेंट्स है कैन नाउ गेट देयर पेट्स लाइक डॉग एंड कैट्स रजिस्टर्ड। यस से स्टार्टिंग हो रही है। तो जो नोएडा के लोग हैं वो एक एप्लीकेशन के ज़रिए, ठीक है ना, एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के ज़रिए अपने डॉग्स और कैट्स का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो S ही केवल स्टार्ट कर सकता है और S के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? R लगाना पड़ेगा। तो इसको पढ़ के देख लो, रजिस्टर्ड विद द लोकल अथॉरिटी थ्रू मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन क्या होगा? मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन होगा। मोबाइल फ़ोन लेटरिंग थोड़े करेगा, तो मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन होगा। तो ये हो गया आपका P हो जाएगा। और P के बाद क्या होगा? मतलब कंप्लेन किसकी करनी है? लेटरिंग की, जो जानवरों के द्वारा ये मतलब जो प्रॉब्लम पैदा की जा रही है, तो बाद में Q लगा दो। क्लियर हो गया? SRPQ, ये दूसरा वाला हुआ। अब आगे आ जाओ अपने तीसरे वाले पर। तीसरे में क्या पूछ रहे हैं? देखो, इन्होंने कहा कि जो ब्रैकेटेड पार्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट बताना है आपको। ये है ना इम्प्रूवमेंट। ब्रैकेटेड पार्ट कहाँ है? देखो यहाँ ब्रैकेट लगा, जहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगता है वहाँ से करना है, और ये लगा दिया इन्होंने, ये ब्रैकेटेड कर दिया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कहाँ इसमें कौन सा गड़बड़ होगा, क्या इम्प्रूवमेंट करना है? ठीक है, पहले वाला तो इसको छोड़, गलत तो ही है। देखो यहाँ लिखा है डैड सेड दैट
डैड सेड दैट, आगे लिखा है शी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर, वो एक मतलब और ग्रेट सिस्टर होती, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इफ़ सी वाज जस्ट अ बिट मोर केयरफुल, अगर वो थोड़ी और केयरफुल होती तो और अच्छी सिस्टर होती। तो इफ़ सी वाज नहीं होगा, ये इफ़ काल्पनिक सेंटेंस, काल्पनिक बना रहा है, अगर वो थोड़ी और केयरफुल, इमेजिन कर रहे हैं, तो इफ़ सी वाज नहीं होगा, वर होगा, या तो हैड बीन होगा, ठीक है, ये बात हो जाएगी। तो अब आ जाओ, यहाँ लिखा है कि सी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर, शी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर, ठीक है। इफ़ सी वर ये इसमें दिया है, ठीक है, ये तो दूसरा वाला हमारा सही हो गया। और तीसरे में लिखा है दैट शी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर इफ़ सी वर जस्ट अ बिट मोर केयरफुल, ठीक है। अब इसमें दैट नहीं लगेगा ना, क्योंकि देखो इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, यहाँ इन्वर्टेड कामा, जब डायरेक्ट में आप लिख रहे हो इन्वर्टेड कामा लगा के लिख रहे हो तो दैट लगा के नहीं लिखोगे ना। बाकी दूसरे तीसरे में सब कुछ सही था, तीसरे में वही दैट लगा के गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तीसरे में देखो सी वाज लगा दिया है, तो ये वाज नहीं होगा, इफ़ लगा दिया, मान मतलब कल्पना करें, अगर ऐसा होता तो कल्पना करें, वाज नहीं, वर ही लगता है सबके साथ। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया, दो वाला हो गया। अब आगे आ जाओ, हम अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन, इसमें आपको बताना है कि क्या गड़बड़ी है। चलो देखो, साइंटिस्ट हैव प्रिडिक्टेड दैट, वैज्ञानिकों ने ये प्रिडिक्शन किया है, ये भविष्यवाणी की है कि कल्टीवेशन ऑफ राइस, जो चावल की खेती है, विल बी अफेक्टेड सीवियर। तो अफेक्टेड बेटा क्या है, अफेक्टेड है आपकी वर्ब, तो सीवियर का क्या होगा, सीवियरली होना चाहिए ना, ठीक है। तो विल बी अफेक्टेड ही रहेगा, विल बी के बाद अफेक्टिंग नहीं होगा, ये तो नहीं होगा अफेक्टिंग, ठीक है। और अफेक्ट विल बी लगा है ना यार, बी के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती ही नहीं है, तो इनकी भी कहानी खत्म हो गई। नो इम्प्रूव होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे गलती है। तो अफेक्टेड सीवियरली ये चौथा वाला हो गया। अब आओ अपने 5वें वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन है वही, अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करो, मतलब देना शुरू करेंगे तो एक ही चीज़ झोंकना शुरू कर देंगे। चलो हमको क्या करना, देयर हैज़ बीन अ नोटिसेबल फॉल, मतलब क्या हुआ, उल्लेखनीय, नोटिसेबल फॉल। उसके बाद क्या लिखा, इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन कुपोषण की कमी से मरने वाले बच्चों की संख्या जो है उसमें क्या है, नोटिसेबल फॉल, मतलब उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो नोटिसेबल फॉल तो ठीक लग रहा है, तो इसमें तो कोई एरर है नहीं, नोटिसेबल, देयर हैज़ बीन अ नोटिसेबल फॉल में कोई मिस्टेक नहीं है, तो पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये 6 में क्या है, नो एरर बतानी है आपको। लिखा नियर 800 मिलियन पीपल, नियर 800 मिलियन पीपल, नियर तो दूरी बताने के लिए लगता है, और 800 पीपल लिखा है, तो ये मतलब लगभग के लिए बता रहे होंगे ना, तो लगभग के लिए हम लोग नियर नहीं क्या लगाते हैं, नियरली लगाते हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट या नियरली यूज करो, नियर नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया, तो ये नियर हो गया। नियर पास के लिए बताते हैं ना, दूरी बताने के लिए लगता है, नियरली होता है लगभग इतना, ठीक। आगे आ जाओ, अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या कह रहे हैं, 7 में एक इडियम दिया हुआ है, इसकी मीनिंग बताओ। तो प्ले विद फायर, अब बताओ, आग से खेलना, हिंदी में भी कहते हैं आग से खेलना। प्ले विद फायर मतलब क्या हुआ, रिस्क लेना, खतरा उठाना। तो फील सिक, बीमार महसूस करना, बिल्कुल नहीं। टू अब्यूज, गाली देना, बिल्कुल नहीं। सो डिसअपॉइंटमेंट, निराशा दिखाना, बिल्कुल नहीं। टू टेक फुलिश रिस्क, मूर्खतापूर्ण खतरा ले रहे, आग से खेलोगे तो आप बेवकूफ़ी वाला खतरा ले रहे हो ना, तो ये चौथा वाला हो गया। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, फैड। फैड का क्या बताना है आपको, मीन्स द सेम। तो फैड का मतलब होता है फैशन, ठीक है। क्या होता है, फैशन। कहीं है क्या इसमें फैशन, फैशन नहीं दिया है, स्टैंडर्ड है, डेविएंट है, सेंसेशन है और क्लासिक है, ठीक। देखो अब सीधे फैशन नहीं दिया है तो क्या करोगे, फैशन का काम क्या होता है, सेंसेशन पैदा करने का, ठीक है कि नहीं। जब कोई फैशनेबल आदमी आता है तो सेंसेशन पैदा करता है, तो फैशन का सेंसेशन से फिर अब मतलब है, फैशन का स्टैंडर्ड से मतलब नहीं होगा, किससे होगा, सेंसेशन, सनसनी होती है ना। डेविएंट का मतलब होता है आप जो मार्ग चुने हैं अपने लिए, जो तय किए हैं उससे आप भटक जाते हैं, तो डेविएंट उसी को कहते हैं, मार्ग से भटक जाना, विचलित होना, अपने लक्ष्य से हट जाना। और क्लासिक का मतलब तो बहुत पुराना क्लासी टाइप का होता ही है। आगे आओ, 9 नंबर पे आ जाओ अपने। तो 9 नंबर ये रहा क्वेश्चन। 9 नंबर में क्या बताना है, सेम मीनिंग बतानी किसकी, करेक्टिव की।
तो करेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो सुधारात्मक हो, मतलब कोई हमारा कोई ऐसा कदम जो आपके अंदर सुधार लाए, तो वो होता है करेक्टिव। कम्यूटिंग का क्या मतलब होता है, कम्यूटिंग जैसे मान लो कि हम किसी बस से रोज़ 15 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, तो जिस बस से हम रोज़ 15 किलोमीटर जाते हैं तो हमको क्या कहते हैं, डेली कम्यूटर कहा जाता है। जो रोज़ आना या मतलब हफ्ते में 4 दिन यात्रा करते हैं या कहीं जाते हैं तो डेली कम्यूटर होते हैं। और रेस्टोरेटिव मतलब क्या होता है, जो कोई चीज़ ख़राब हो गई है उसको फिर से हम सही कर ले रहे हैं। तो रेस्टोर करना का मतलब करीब करीब वही होगा ना, करेक्ट करना। कोई चीज़ बिगड़ गई है, जैसे कोई लड़का है बिगड़ गया, मतलब अच्छा लड़का था बिगड़ गया, फिर उसको करेक्ट कर लिया तो वो सुधर गया, तो वही होता है। तो रिस्टोर करने का मतलब क्या, वो अच्छा लड़का था बिगड़ गया, फिर उसको रिस्टोर करने का मतलब फिर से सही हो गया। तो करेक्टिव का सही साइनोनिम क्या हो गया, रेस्टोरेटिव हो गया। स्लगिश का मतलब क्या होता है, सुस्त होता है, लेजी टाइप का, मतलब बहुत 1 घंटे में चाय बनेगी, उठेंगे धीरे धीरे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये स्लगिश होता है। कंपेंसेशन क्या होता है, कंपेंसेशन होता है जब आप किसी को शांत, मतलब किसी का नुकसान पहुंचा दिए, नुकसान पहुंचाने के बाद आप नुकसान की भरपाई कर रहे हो, तो वो कंपेंसेटरी होगा। तो करेक्टिव का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो खाली जगह भरना है। क्या भरना है, इन स्पेस इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई, इन स्पेस मतलब अंतरिक्ष में, इट इज़ पॉसिबल ये संभव होता है, टू आइडेंटिफाई एंड डैश सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी। तो आदमी के शरीर की जो फिजियोलॉजी होती है और उसकी जो बायोलॉजी होती है, उसको उसकी कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने का और डैश करने का मौका मिलता है। अब स्पेस में जाओ तो आपकी बॉडी में मतलब अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। तो यहाँ देखो एंड लगा, एंड के पहले आइडेंटिफाई है, तो एंड के बाद भी आइडेंटिफाई के आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो आइडेंटिफाई के बाद क्या लगाओगे, आइडेंटिफाई के बाद एक्सेस लगाओगे, आइसोलेट लगाओगे, या पार्टीशन लगाओगे, या रिप्लीट लगाओगे। बताओ क्या कर सकते हो इसमें से। तो पहले सबकी मीनिंग देख लो। एक्सेस का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा होना, तो ये तो कोई मतलब नहीं है यहाँ। आइसोलेट का मतलब सबसे अलग हो जाना, तो सबसे अलग मतलब देखो, अगर आप किसी की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल रहे हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हुआ, सबसे अलग एकदम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये तो हो सकता है आइसोलेट करना। पार्टीशन नहीं आएगा यहाँ पे, आइडेंटिफाई एंड पार्टीशन सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पार्टीशन नहीं होगा। आइसोलेट पार्टीशन मतलब फिर वो क्या कहते हैं, वर्ब के फॉर्म में लगाना है ना। तो पार्टीशन जो है वो नाउन के फॉर्म में है। देखो ये आइडेंटिफाई टू लगा है ना, टू के साथ हमें वर्ब लगानी है, तो यहाँ भी वर्ब ही लगेगा ना, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब ही चाहिए था। ये पार्ट हो तो जाता काम चलाऊँ, लेकिन वर्ब नाउन के फॉर्म में है ना, हमें वर्ब चाहिए थी, हो नहीं पाएगा। रिप्लीट वर्ब है, लेकिन रिप्लीट का मतलब क्या होता है, रिप्लीट का मतलब होता है फुल सप्लाई करना किसी चीज़ की, मतलब भरपूर सप्लाई करना। तो यह सप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर वही आइसोलेट करना लगेगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्या करना है, देखो इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट में क्या लिखा, नंदिनी सेड, नंदिनी ने कहा कि आई बॉट अ पेन यस्टरडे। तो आई कौन है, आई नंदिनी है, ठीक है, तो आई का सी हो जाएगा। और बॉट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो हैड बॉट हो जाएगा। हैड मतलब सी हैड बॉट हो गया, और यस्टरडे चेंज करना होगा प्रीवियस डे में। तो एक तो यहाँ यस्टरडे लगा हुआ है, इनको यहीं छोड़ दो, ठीक है। सी हैड बॉट ये लिखा है, सी हैड बॉट, यही हमको आंसर मिल गया, ये प्रीवियस डे भी लगा हुआ है, ठीक है। दूसरे में अब आप देखना चाहोगे गलती, तो यहाँ देखो क्या लिखा है, सेज, और यहाँ क्या लिखा है, सेट, तो ये सेज नहीं होगा, इसमें भी गलती निकल आई। तीसरे में पहले से ही गलती निकल गई थी। चौथे में देख लो यहाँ डिड लगा हुआ, सी डिड बॉट, तो ये बताओ डिड के साथ बॉट लगता है क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा, तो ये भी गया काम से, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हुआ, आपका पहला वाला हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इसमें क्या करना है, आपको बताना है इसमें एरर किस पार्ट में है। तो देखो पढ़ के, दैट वाज अ गुड कन्वर्सेशन, आगे लिखा है आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, ठीक। दैट वाज अ गुड कन्वर्सेशन, वो एक बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी, बहुत अच्छी बातचीत थी। आई लुक फॉरवर्ड मतलब मैं उम्मीद करता हूँ फिर से आपसे मिलने की। तो लुक फॉरवर्ड टू, देखो एक फ्रेज है ये, लुक फॉरवर्ड टू। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद हम लोग हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद मीट नहीं होगा, मीटिंग होगा, ठीक है। तो कहाँ है लुक फॉरवर्ड टू, मीट, मीट मीट मीट, ये मीट लिखा हुआ, तो ये गलत हो गया, पहला वाला आंसर होगा आपका, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 में क्या करना है कि एक इसको सब्सटीट्यूट करो जो लिखा हुआ है, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर।
तो कोई भी चीज़ आफ्टर डेथ, जानते हो जहाँ भी लग जाएगा आफ्टर डेथ, तो उसको क्या कहते हैं? पॉस्थुमस कहते हैं। ठीक, क्या होता है? पॉस्थुमस। जैसे किसी व्यक्ति को मेडल मिलता है, जैसे सेना में हमारे सैनिक हैं, तो जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनके शहीद होने के बाद पुरस्कार मिलता है, तो कहा जाता है कि परमवीर चक्र पॉस्थुमसली। पॉस्थुमसली का मतलब क्या? वीर गति प्राप्त करने के बाद उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, तो पॉस्थुमस होता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, उसके बाद उनका बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो क्या होता है? पॉस्थुमस चाइल्ड होता है वो। ठीक, समझ गए? आंसर ये होगा। ऑर्फन अनाथ बच्चा होता है। सोडोनीम का मतलब क्या होता है? जैसे हम नकली नाम या उपनाम रख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मुंशी प्रेमचंद का नाम सोडोनीम था, उनका ओरिजिनल नाम क्या था? धनपत राय, तो प्रेमचंद उनका सोडोनीम है। बाईगाट क्या होता है? बाईगाट नैरो माइंडेड, रिलीजियसली नैरो माइंडेड पर्सन होता है ना। बाईगाट मतलब धर्मांध है, अपने धर्म को लेकर के आदमी अंधा हो जाता है, तो वो होता है बाईगाट। ठीक है, आगे आ जाओ। आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या है? फिर इसमें है, देखें, हाँ, वॉइस चेंज करनी है, एक्टिव। इसकी वॉइस किस में है? देखो, सी यूज्ड। यूज्ड मतलब क्या हो? एक्टिव वॉइस में है। यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या होगा? द एरोबिक बाल। एरोबिक बाल सिंगुलर होगा ना, हाँ, एरोबिक बाल सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसका मतलब वाज के साथ हमको क्या लगाना है? वाज यूज्ड। अब ये एरोबिक बाल क्या होगा? द एरोबिक बाल, ये पहले चला जाएगा, सब्जेक्ट होगा, यूज्ड का वाज यूज्ड हो जाएगा और बाय हर हो जाएगा, तो एरोबिक बाल वाज यूज्ड। अब ड्यूरिंग वर्कआउट ये पहले ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में चारों में ड्यूरिंग वर्कआउट पहले ही लगा हुआ है, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग वर्कआउट सब में पहले लगा है, द एरोबिक बाल यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में इतना तक सही दिया हुआ है। अब हमको क्या करना था? यूज्ड के बदले में हमें वाज यूज्ड करना है, तो यूज्ड पास्ट इंडेफिनिट हुई ना, तो इसमें विल भी कहाँ से आ जाएगा? अच्छा, यहाँ वर लगा, वर के बाद टू बी कहाँ से आ जा रहा है? तो ये भी गलत हो जाएगा। और हैड कहाँ आ जाएगा? वाज यूज्ड बस खाली यहीं दिया हुआ है, तो चौथा वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। तो आपका 15 नंबर ये रहा, इसमें पूछ रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऐसा वर्ड बताओ जिसकी स्पेलिंग गलत हो। तो ये फ्लफी दिया हुआ है, पहले ही यही गलत हो गया। इसकी स्पेलिंग क्या होती? FLUFFY। फ्लफी मतलब होता है रोएदार। रोएदार समझ रहे हैं ना, कुछ होते हैं जानवर जिनकी मतलब रोएं बहुत होते हैं शरीर में, तो ये स्पेलिंग हुई। जगलर का मतलब क्या होता है? जो हाथ की सफाई दिखाते, देखे होगे कभी बड़े बड़े शहरों में सड़कों के किनारे लोग हाथ की सफाई दिखाते रहते हैं ना, मतलब ताश के पत्ते वत्ते में इधर उधर का, इधर से ये उधर से निकाले, वो जगलर होते हैं। ठीक है, स्ट्रगलर का मतलब जैसे आप लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग होते हैं। गिफ्टेड का मतलब एकदम से टैलेंटेड आदमी होता है। तो ये बाकी सबकी स्पेलिंग सही है, ये सब आंसर नहीं होंगे। ये रहा आपका आंसर। अब आ जाओ 16 नंबर पे। आपका 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? बताना है आपको इस इडियम की मीनिंग। तो बैक सीट ड्राइवर क्या होता है? बैक सीट ड्राइवर, देखो कभी आपने महसूस किया होगा, जैसे आप बाइक से जा रहे हैं, आपके बाइक पे आपके पीछे आपका दोस्त बैठा है, पापा बैठे हैं, तो पीछे बैठे बैठे कहते हैं अब वो आगे देखो गड्ढा है, फिर वो थोड़ी अरे देखो वो सड़क पर, अरे धीमे चलो, मतलब वो पीछे बैठे हैं पीछे, लेकिन गाड़ी आधी वही चला रहे होते हैं। कार वार में भी जो पीछे बैठे रहते हैं वो बार बार ड्राइवर को हिदायत दिया करते हैं, तो उसी को कहते हैं बैक सीट ड्राइवर। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ लिखा अटेम्प्ट टू गेट कंट्रोल ओवर समवन, ये तो होगा नहीं। आगे लिखा है टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, ये भी नहीं होगा। आगे लिखा है अ पर्सन हु ऑफर्स अनसॉलिसिटेड एडवाइस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अनसॉलिसिटेड एडवाइस का मतलब क्या हुआ? जो बिना मांगे बिना पूछे आपको सलाह दिया करता है, तो ये हो गया बैक सीट ड्राइवर। ठीक है, आगे लिखा है टू मिस एन अपॉइंटेड मीटिंग, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, तो इसी में देखो ये सब्जी वब्जी बेचने वाले भी आ जाते हैं, खैर उनका अपना काम है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इसमें फिर क्या है? देखो PQRS है, तो यहाँ लिखा है रिसर्च सोच। कोई रिसर्च हुई, ये रिसर्च दिखाती है, ये रिसर्च बताती है कि, तो रिसर्च सोच के बाद दैट लगाओगे कि नहीं लगाओगे? सीधे लगाओगे, तो ये दैट यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब P से ही स्टार्ट होना है, हर हाल में P से स्टार्ट होना है। तो ये दोनों कट गए, आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं P वाले। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि किससे एंड नहीं हो सकता है। अगर ये मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन पढ़ लो एक बार। तो रिसर्च सोच दैट, स्टार्टर हमको 2 तो कट गए, 2 बचे हुए हैं। सो दैट मीडियम स्किल्ड एम्प्लॉयज हु वर्क, आगे लिखा है इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड वर्क बियॉन्ड, आगे लिखा है 4.6 इफेक्टिव आवर्स अ डे प्रोड्यूस स्मॉलर, उसके बाद आगे लिखा है क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट पर आवर ड्यू टू फटीग, थकान की वजह से। ठीक,
तो इसमें तो एकदम से सीधा सीधा देखने को मिल रहा है, मतलब हमको तो लग रहा है ये PQRS एकदम से सीधा सीधा अरेंज ही किया गया है। एक बार फिर से आप देखिए, देखो लिखा है कि स्टडी शो करती है कि मीडियम स्किल्ड एम्प्लॉय जो हैं, जो हु वर्क जो काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड वर्क, और काम करते हैं बियॉन्ड 4.6 इफेक्टिव आवर्स, 4 से 6 घंटे मतलब लगातार काम करते रहते हैं एक दिन में। तो ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, मतलब वो कम मात्रा में आउटपुट निकालेंगे, ठीक है कि ना, पर आवर, थकान की वजह से। तो ये तो सीधा PQRS लगा हुआ है जी। तो PQRS ये देखो, सीधे PQRS लगा दो, ठीक है। आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखो अपोजिट बताना है। फिर आ गया कोई एक, ठीक है, डेवियस का अपोजिट बताओ आप, ठीक। देखो डेवियस का जानते हो, मतलब ऐसा आदमी होता है ना जब जो कुछ बोलता है तो बहुत प्लान करके, बहुत सोच समझ के बोलता है। मतलब इसके मन में क्या होता है ना, इसके मन में छल होता है, बहुत कपट पूर्वक बोलेगा वो, ठीक है। और सरपेंटाइन एक वर्ड दिया हुआ है, सरपेंटाइन। सरपेंटाइन का मतलब तो होता है जिस व्यक्ति के अंदर सांप जैसे गुण होते हैं, मतलब एक आस्तीन का सांप समझो, तो सांप जैसे गुण विशेषताएं जिस व्यक्ति के अंदर होती है, सरपेंटाइन होता है। और सर्क्यूसस का मतलब क्या होता है, सर्क्यूसस मतलब कोई चीज़ होती है बहुत घुमावदार, ऐसे ऐसे ये घुमावदार हो, या ऐसे 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 घुमावदार हो जाता है। और स्पोकन का मतलब होता है मुंहफट, जो मुंह में आया बोल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है आदमी। जो आउट स्पोकन होता है वो थोड़ा मुंहफट होता है, मुंहफट होने का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ठीक है, ये समझ जाना आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम साफ स्पष्ट बोलेगा, घुमा फिरा के नहीं, गोल मटोल नहीं। तो ये डेवियस का एंटोनिम हो जाएगा। डेवियस वाला बहुत क्या होता है, बहुत चालाक होता है, बहुत सोच समझ के बोलता है। आउट स्पोकन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मन में बात आई आपके, इन्हें गलत कहा, मन में बात आई सीधे आपके मुंह पे बोल देगा वो, ठीक है। और क्लेडेस्टाइन जो होता है वो बहुत सिक्रेटिव टाइप का आदमी होता है। सिक्रेटिव मतलब वही डेवियस हो जाएगा फिर ना, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा आपका, आउट स्पोकन होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, देखें 19 में कह रहे हैं कि नेक्रियस है, ठीक है। तो नेक्रियस इसकी क्या बतानी है, सेम मीनिंग बतानी है। तो नेक्रियस की क्या मीनिंग होती है, तो नेक्रियस का मतलब जानते हो, ये होता है कलरफुल। कोई चीज़ क्या हो गई एकदम से कलरफुल। पेल का मतलब पीला होगा, तो कलर तो है इसमें लेकिन कई कलर नहीं है। और इरिडिसेंट का मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष, रेनबो। रेनबो में क्या होता है, कई सारे कलर होते हैं ना, तो ये हो गया आपका रेनबो। ये आप ये ले लीजिए, आपका आंसर हो गया 19 नंबर का भी वाला। और मोनोक्रोमेटिक, क्रोमेटिक मतलब क्या होता है, कलर। मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसमें केवल एक रंग होते हैं, वो मोनोक्रोमेटिक हो जाएगा। ग्लूम उदासी के लिए लगेगा, ये सब लगेगा नहीं। आंसर आपका कौन सा हो गया, 2 वाला हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में करना क्या, एक देखो अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आप इम्प्रूव करके बताओ। लिखा है कि मैरी डज नॉट लाइक कार्टून्स, ठीक है। मैरी डज नॉट लाइक कार्टून्स बिकॉज दे आर लाउड, ठीक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं। सो शी डज नॉट वॉच्ड देम, अरे यार पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो यहीं से हो जाता। डज नॉट के साथ वॉच्ड, वॉच्ड का मतलब क्या, डज नॉट वॉच लगाओगे और क्या, ठीक है। अच्छा आदत की बात है तो डज में ही रहेगा, उसको पास्ट में जाएंगे नहीं। तो सी लिखा है तो सी डज वाचिंग, डज के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है, और डू, सी के साथ डू लगेगा ही नहीं। अच्छा डू के साथ वास्ट भी नहीं लगेगा, तो सी डज नॉट वॉच देम, यही वाला तीसरा वाला होगा। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो भैया 21 से 25 तक कहानी वही पुरानी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। रॉक कैंडी इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ लार्ज शुगर क्रिस्टल। जो रॉक कैंडी होती है, रॉक कैंडी क्या है, वो छोटे छोटे शुगर क्रिस्टल्स का कलेक्शन है। और जो कि ये क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल जो कि कहाँ से बनते हैं, ग्रोन फ्रॉम शुगर वाटर, जो चीनी वाला पानी होता है उससे बनते हैं, शुगर वाटर से। टेस्ट आगे, शुगर वाटर का क्या होगा, वो सोल्यूशन होगा फिर, और क्या, और किस चीज़ से होगा, घोल, घोल पानी का, चीनी पानी का घोल, ठीक है। तो घोल के लिए क्या लगाओगे, घोल के लिए सोल्यूशन लगाओ, और क्या, यही तो है। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आके सब ऐसे मिल रहे हैं, बाहर से आके अंदर की ओर सब लोग मिल जाए, कन्वर्जेंस हो जाता है। डिस्पोजिशन जमाव हो जाना है किसी चीज़ का, ठीक है, वो प्रवृत्ति होती है आदमी की, स्वभाव के लिए यूज किया जाता है। और रेमिफिकेशन, तो रेमिफिकेशन का क्या मतलब होता है, उपशाखा होती है, जो किसी चीज़ की ब्रांच होती है, जो ब्रांचिंग करते तो रेमिफिकेशन। यहाँ चीनी पानी का घोल होगा, पहले वाले पे आ जाओ, और कोई मतलब नहीं है। आगे आ जाओ, ठीक है। एक तो हम लोग भर चुके, भी ना पढ़े ही।
आगे लिखा कि क्रिस्टल्स फॉर्म व्हेन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस द मॉलिक्यूल, मतलब किसी भी पार्टिकल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, अरेंज देमसेल्व्स इन अ डैश, जब किसी चीज़ के जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं अपने आप को एक डैश चीज़ में अरेंज करते हैं, मतलब एक पैटर्न होता है, एक ऑर्डर होता है, उसमें अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ उस पैटर्न ऑर्डर जैसा कुछ होगा। एंड रिपीटिटिव पैटर्न, देखो यहाँ पैटर्न दिया है ना, एंड रिपीटिटिव पैटर्न, अब यहाँ पैटर्न दिया तो यहाँ कोई ऑर्डर कोई क्रम होना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल, ये इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं टू सी मूविंग अराउंड, मतलब कि हम अपनी आंखों से ऐसे देख नहीं पाएंगे उनको इधर उधर मतलब मूव करते हुए। एंड डैश देमसेल्व्स बट यू कैन गेट अ रफ आइडिया, मतलब आप चाहें तो एक रफ आइडिया इसका ले सकते हैं। कैसे? आप क्या करिए आपकी दिस वुड लुक लाइक बाय टेकिंग अ स्मॉल शैलो ट्रे, एक छोटी सी आप ट्रे ले लीजिए, प्रैक्टिकल करना हो, एक छोटी सी छिछली ट्रे ले लीजिए और इसको भर दीजिए किसे, मार्बल्स से, ठीक, मार्बल भर दिया, बॉल बियरिंग मार्बल हो, बॉल बियरिंग से हो, ये से रख लिया, या फिर दूसरा कोई स्फीयर, मतलब गोल गोल चीज़ कोई भी ले लो, उसको भर दो उस पर, ठीक है। तो जब एक बार भर जाएगा, नीचे वाली जब सरफेस पे पूरा पूरा कवर हो जाएगा, उसके बाद वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर वो सेट होना होगा। तो ऐसे ही क्रिस्टल बनते हैं। तो एज यू डैश मोर स्फीयर्स, जब उसमें ज़्यादा ऐड करोगे, जैसे जैसे स्फीयर ऐड करोगे तो बॉटम ऑफ द ट्रे बिकम्स कवर्ड, तो जो ट्रे का बॉटम है वो पूरा कवर हो जाएगा। देन द स्फीयर्स मस्ट फॉर्म लेयर, उसके बाद जब नीचे पूरे मार्बल्स फैल जाएंगे उसके, तो मार्बल के ऊपर मार्बल शुरू होगा, उस पर वो भर जाएगा तो उसके ऊपर मार्बल शुरू होगा। तो ऐसे ही क्रिस्टल भी बनते हैं, यही इन्होंने बताया, टॉप तक आ जाएंगे। क्लियर? तो अब चलो हम इसको एक एक करके करते हैं। और पहला वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चीनी पानी का, ये लिखा है शुगर वाटर, चीनी पानी का घोल होगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट में आ जाओ, आपका अगला वाला फिलर, और ये है आपका फिलर नंबर 2। तो यहाँ पे फिलर नंबर 2 में क्या लगाओगे, एन, आ या एन क्या होगा बताओ। यहाँ क्या लिखा है कि मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को एक डैश में और रिपीटिटिव पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। तो कैसे करोगे बताओ। होली एंड रिपीटिटिव पैटर्न बिल्कुल नहीं, वास्टली मतलब दूर तक फैला हुआ बिल्कुल नहीं, एडेप्टली होता है, बहुत कुशलतापूर्वक ये नहीं। तो मैंने कहा था आर्डरली, क्रम, एक आर्डर होगा, एक व्यवस्थित क्रम होगा। जब पैटर्न लिखे हो तो पैटर्न के साथ क्या होगा, आर्डरली ही तो होगा, एक निश्चित क्रम से। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट वाला आपका क्या है, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले फिलर में यहाँ आपको लगाना है। तो हम मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आंखों से इनको इधर उधर टहलते नहीं देख सकते। एंड डैश देमसेल्व्स, तो थर्ड नंबर पे क्या करोगे, एंड डैश में, एंड डैश में आ जाओ। अभी ऊपर क्या कर रहे थे, ये मूव कर रहे हैं, ऊपर क्या हो रहे थे, एक पैटर्न में सेट हो रहे थे। तो अरेंजिंग करोगे या सील्डिंग करोगे या समराइजिंग। अब समराइज कोई कहानी थोड़े चल रही है, डिवाइडिंग बट भी नहीं रहे हैं, सील्डिंग भी नहीं। तो क्या करें, एक पैटर्न में ये अरेंज हो रहे हैं। तो ये जब एक पैटर्न में अरेंज होंगे तो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे इनका मूवमेंट, ये हिल डुल इधर रहे हैं या अरेंज हो रहे हैं, ये हम हमारी नंगी आंखों से दिखाई थोड़े नहीं देता है। आगे चलो, तो आपका नेक्स्ट वाला कौन सा आ गया, फिलर नंबर 4 पे ना। तो अरे आया क्यों नहीं फिलर नंबर 4 जी, ये रहा फिलर नंबर 4। ठीक है, तो ये है, ठीक है। एज यू डैश मोर स्फीयर, तो जब आप और ऐड करेंगे और ज़्यादा, मैंने कहा था ट्रे में लो और उसमें मार्बल्स डालो, एक नीचे लेयर बैठ जाएगी, लेयर के बाद जब और मार्बल उस पर ऐड करोगे तो और बढ़ जाएगा ना, उसके ऊपर आएगा। तो मार्बल को आप क्या करोगे, ऐड करोगे ना। तो ये 24 नंबर पर क्या हो गया, ऐड कर दिया मार्बल को। टाइल मतलब होता पसीना बहाना, बहुत मेहनत करना। तो यहाँ कोई बहुत मेहनत नहीं हो रही है, और प्लीज़ भी करने का और कर्स करने का कोई मतलब नहीं, ऐड कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये आखिरी वाला फिलर। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, तो ये मार्बल क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, फिट हो जाएंगे ना, बिकम्स कवर्ड। उसके बाद देन द स्फीयर्स मस्ट फॉर्म अ लेयर, उसके बाद एक स्फीयर की एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर आ जाएगी। ऑन द टॉप ऑफ डैश, एक दूसरे के ऊपर। तो ऑन द टॉप ऑफ क्या होगा, ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर। अब यहाँ एवरी अदर, अदर्स और वन नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर एक लेयर बनाते चले जाते हैं। तो ऐसे ही क्रिस्टल भी बनता है। तो ये बनेगा, बता दिया आपको कि क्रिस्टल कैसे बनता है, उस पर एक पैसेज था। ठीक है, तो आई थिंक और आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक हमको मैसेज करना और बताना कि सर ये इसमें कोई दिक्कत हुई है। ठीक है, आपकी एडवाइस तो वेलकम है ना हमारे पास। चलिए, तो ये सेशन अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक और बचा हुआ है आपका, बस वो ख़त्म हो गया और ये CHSL ख़त्म हो जाएगा।
फिर आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो तो बताइएगा। जिन लोगों ने डिमांड की है, जिन बच्चों ने मतलब लिखा है, मैं उन सब की डिमांड पूरी करूँगा, एक एक करके सब करा दूँगा, ठीक है। और कुछ आप चाहते हो तो वो हमको बताओ। तो ये सेशन वहीं वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।